अब ठीक है। माइक छूट गया था, कोई बात नहीं। देखो, तो कल की क्लास में हम लोग का वेक्टर स्टार्ट हुआ था और उसमें फाइनली हम लोग ये समझे थे कि वेक्टर जो है वो किसे कहते हैं, उसके बाद में वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, और ये भी हम लोग समझे थे कि वेक्टर का जो अंदर हम लोग को मिला हुआ था फिजिकल क्वांटिटी वो कितने प्रकार के हैं, याद है कि नहीं? बताओ तो, फिजिकल क्वांटिटीज कितने प्रकार के होते हैं? एक स्केलर और दूसरा, याद है ना? तो अब उसमें हम लोग ये भी समझे थे कि वेक्टर क्वांटिटी किसको कहा जाएगा और स्केलर क्वांटिटी किसको कहा जाएगा, ठीक है? अच्छा बताओ, फिजिक्स का आप लोग को बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिला होगा जिसमें वेक्टर का कंसेप्ट चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो फिर फिजिक्स आपसे बनेगा ही नहीं। तो ये भी आपको ये याद रखना है कि वेक्टर का निर्माण इसलिए किया गया कि फिजिक्स के बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल थे, कंसेप्ट थे जिसको क्लियर इसकी सहायता से किया जा सकता है। बात समझ रहे हो ना? उसके बाद में मैथ में भी इसका बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसको सोल्व करने में वेक्टर का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, इसमें आपको कल बताया गया था वेक्टर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट, याद है कि नहीं? उसके बाद में वेक्टर का जो प्रारूप होगा वो किसके आने से होगा और किसके नहीं आने से नहीं होगा, बताए थे ना? जिस क्वेश्चन में आई कैप, जे कैप और के कैप दिखाई देगा उसको हम लोग वेक्टर बोलेंगे, और जिसमें नहीं होगा क्या उसको वेक्टर बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। तो अब इस सब के आगे हम लोग को समझना है कि यहाँ पर कुछ बेसिक है। आप लोग को यह भी बताया गया था कि जो वेक्टर होते हैं उसमें आई कैप, जे कैप और के कैप जो है उसका काम कैसे होगा, और यहाँ पर अभी समझिएगा। जैसे कि मान लो इसका सिंबल, ठीक है, वेक्टर का सिंबल, तो इसका सिंबल कैसे होगा, ठीक है? तो वेक्टर का जो सिंबल होगा वह नॉर्मली कहीं पे अगर लिखना हो तो मान लो ए वेक्टर या ए बी वेक्टर, ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है? यानी लेटर एक लिख करके उस पर एक तीर का चिन्ह दे दो तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर। क्या कहेंगे? अब इसमें जो ये तीर का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है वो इसके दिशा को प्रदर्शित करता है, वो इसके दिशा यानी डायरेक्शन को सूचित करता है। बात समझ रहे हैं ना? अब देखो, कहीं पे अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए ए बी वेक्टर, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन अलग हो गया, यानी ए से बी के तरफ, ए से बी के तरफ। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक रेखा है जिसका नाम हम यहाँ पर दे दिए ए और बी, दिखाई दे रहा है ना? तो यहाँ पर रेखा किससे किसके तरफ जा रहा है? ए से बी के तरफ, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? ए बी वेक्टर। अब मान लो कि एक और कोई रेखा है वो ऐसे है, मान लो कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, ठीक है? तो अब इसको क्या कहोगे बताओ? अब इसको अगर लिखना होगा तो सटीक कैसे लिखोगे? बी ए वेक्टर, बी ए, यानी बी से ए के तरफ जा रही है, जाओ, बी से ए के तरफ जा रही है। बात समझ रहे हो ना? लेकिन अगर कोई इसको ए बी लिखना चाहे, इसको क्या लिखना चाहे? ए बी, तो ए बी लिखना होगा तब तो इसका डायरेक्शन बदल जाएगा। यहां समझिए, ए बी अगर हम लिखेंगे तो इसका डायरेक्शन बदल जाएगा ना, यानी उल्टा दिशा हो जाएगा, विपरीत। तो हम लोग इसको लिखेंगे माइनस ए बी वेक्टर। माइनस आने से क्या पता चलेगा? यहाँ पर इसका जो डायरेक्शन है वो उल्टा है। डायरेक्शन क्या है? अब जैसे यहाँ पर हम ए बी लिखे हैं, ए बी वेक्टर, क्या इसके बराबर में कभी भी बी ए वेक्टर हो सकता है? कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका डायरेक्शन अलग है और इसका डायरेक्शन अलग है, दोनों का डायरेक्शन अलग है, इसलिए ये बराबर कभी भी हो ही नहीं सकता है। बात समझ में आ गया? क्यों बराबर नहीं होगा? समझ गए? चलो अब यहां पर समझो,
यहां पर जो ये रेखा आपको ए बी दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका ना कुछ अपना नाम होता है। अब नाम क्या होता है से आपको बता दे, जो पहला बिंदु दिखाई दे रहा है इसको आरंभिक बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरंभिक बिंदु। और इंग्लिश में बोलेंगे इसको इनिशियल पॉइंट। क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट। और लास्ट वाले को बोलते हैं अंतिम बिंदु। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे फाइनल पॉइंट। क्या बोलेंगे? या टर्मिनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट। चलो यहां पर देख लो, यहां पूरा आराम से पढ़ेंगे हम लोग, आपको हड़बड़ाना नहीं है। हड़बड़ाओगे तो फिर ये काम गड़बड़ा जाएगा। इनिशियल पॉइंट और हिंदी में क्या बोलेंगे? आरंभिक बिंदु। और इसको बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल पॉइंट। और इसका एक और नाम क्या हो सकता है? फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अंतिम बिंदु। क्या बोलेंगे? अंतिम बिंदु। अब यहां पर कोई भी रेखा खींचा जाता है ना, तो किसी के सपोर्ट से खींचा जाता है। बात समझ रहे हो? तुम लोग सही से बैठो। अगर कोई रेखा खींचा जाता है तो किसी ना किसी के सपोर्ट से ही खींचा जाता है। जैसे आप ही लोग खींचते हैं कोई रेखा तो स्केल का सहायता लेते हैं ना। जैसे मान लो ये मेरा किताब ही स्केल है, तो इसको हम लोग ऐसे रख के खींचते हैं ना। ज्यादा नहीं खिंचाया? अच्छा कोई बात नहीं है, किताब ज्यादा है तो अति ले रहा है। मान लो कि स्केल तो रखे नहीं होगा आप लोग, कोई स्केल ऐसे आप लोग खींचते हैं ना, स्केल की सहायता से सीधा रेखा खींचते हैं, तो वहां पर क्या हुआ? सपोर्ट लिया गया। वैसे ही आपका जो ये रेखा है ए बी किसी ना किसी रेखा के सपोर्ट से है। अब कहोगे कैसे, हमको तो दिखाई नहीं दे रहा। तो देखो यहां पर जो है ऐसे कोई रेखा डॉट डॉट पहले से गया हुआ है, दिखाई दे रहा है? पहले से इसका कोई लाइनअप ऐसे होगा, तब उस पर एक रेखा आया ए बी। आपको मालूम होगा बहुत सारे बिंदुओं के मिलने से एक रेखा का निर्माण होता है। तो ये रेखा का निर्माण कब हुआ? जब बहुत सारा बिंदु मिला होगा। तो ये सपोर्ट किसका लिया? बिंदु का, तभी तो ये रेखा बना ए बी। तो जिस का सपोर्ट ए लेता है उसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट लाइन। क्या बोलते हैं? सपोर्ट लाइन। याद रहेगा किसको? ये जो डॉट डॉट जा रहा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सपोर्ट लाइन। याद रहेगा? सपोर्ट लाइन। अब देखो, अब यहां पर हम लोग को क्या समझना है, ये दोनों का आगे काम क्या है। जैसे मान लो कि यहां पर कोई रेखा ऐसे खींच दिया जाए। अब आप लोग बताइए इसका आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि इसका दिशा नहीं मालूम है। क्या इसका दिशा मालूम है? देख लो, इसका दिशा तो मालूम ही नहीं है। लेकिन वही अब यहां पर ऐसे एरो का साइन दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा? इसका दिशा पता चल जाएगा कि ये रेखा जो है इस साइड से इस साइड जा रही है कि नहीं? तो अब ये जा रही है, तो अब यहां पर हम लोग इसको इनिशियल पॉइंट बोलेंगे और इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट बोलेंगे, यानी फाइनल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है? चलो अब यहां पर कुछ समझो कि मान लो कि यहां पर कोई बिंदु ऐसे हो जाए। अब आप लोग बताइए ये जो बिंदु है इसका कोई इनिशियल पॉइंट हो सकता है? इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता। ये तो खुद ही एक बिंदु है, तो इसका कोई इनिशियल और फाइनल पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। इसका डायरेक्शन चारों तरफ होगा। अब ये चाहे तो इधर भी जा सकती है, ये चाहे तो इधर भी जा सकती है, ये चाहे तो इधर भी जा सकती है,
ये चाहे तो इधर भी आ सकती है। बात समझ रहे हो ना, ये चाहे तो इधर भी आ सकती है, इधर भी जा सकती है, चारों तरफ जा रही है। बात समझ रहे हो ना, इसीलिए किसी एक बिंदु का कोई दिशा नहीं होता है, कोई दिशा नहीं होता है। अब यहां पर समझो, अब इस बिंदु से बहुत सारा रेखा अलग अलग दिशा में निकल रहा है ना। अब जैसे कि मान लो इसमें कुछ रेखा हम कम कर लेते हैं। जैसे मान लो कि यहां पर A, यहां पर B और यहां पर क्या C, और इस बिंदु का नाम देते हैं O। इस बिंदु का क्या नाम देते हैं? O। तो अब यहां पर टोटल रेखा कै गो है? 3 गो। कै गो रेखा है? कौन कौन? OA वेक्टर होगा, OB वेक्टर होगा, और कौन होगा? OC वेक्टर होगा। अब ये जो तीनों रेखा है, ये तीनों रेखा का आप लोग बताइए इनिशियल पॉइंट कौन होगा? O होगा। वो एक ऐसा बिंदु है जिससे 3 गो रेखा निकल रही है। कै गो रेखा निकल रही है? और ये तीनों का इनिशियल पॉइंट एक ही है, लेकिन क्या इसका टर्मिनल पॉइंट एक है? नहीं है। इनिशियल पॉइंट एक है, टर्मिनल पॉइंट एक है, अलग अलग है। देख लो, इसका टर्मिनल A है, इसका टर्मिनल B है और इसका टर्मिनल C है। तो ये भी याद रखिएगा, इसको हम लोग इनिशियल पॉइंट कहेंगे, यानी आरंभिक बिंदु। और इसका जो है तीनों का टर्मिनल पॉइंट, बात नहीं करें, टर्मिनल जो पॉइंट है वो अलग अलग होगा। इनिशियल पॉइंट अलग और टर्मिनल पॉइंट, कोई दिक्कत? अब यहां पर हम लोग को यह समझना है, यहां पर मान लो कि एक बिंदु है, ठीक है, और इस बिंदु पर बहुत सारा रेखा आकर के ऐसे मिल रही है। दिखाई दे रहा है? बहुत सारा रेखा इस बिंदु पर आकर के मिल रही है। अब आप लोग बताइए, इस बिंदु का नाम मान लेते हैं A, और यहां पर A, B, C और क्या D। अब इसमें भी टोटल कै गो रेखा है? 4 गो। कै गो रेखा है? 4 गो रेखा है। कौन कौन? OA वेक्टर और OB वेक्टर और OC वेक्टर और OD वेक्टर, यही ना है। सभी का O क्या सूचित कर रहा है? O क्या है? इनिशियल पॉइंट की टर्मिनल पॉइंट? O टर्मिनल पॉइंट है ना, क्योंकि सारा रेखा आकर के O पर मिल रहा है, रुक रहा है, तो O को अब यहां पर क्या कहा जाएगा? टर्मिनल, यानी अंतिम बिंदु। क्या कहेंगे? और उसके बाद में ये सब का जो इनिशियल पॉइंट है कौन कौन हो गया? A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। ये सब अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। तो आप लोग यहाँ दोनों केस में देख सकते हैं, एक ऐसा केस मिला जिसका इनिशियल पॉइंट एक था और टर्मिनल पॉइंट अलग अलग। दूसरा केस क्या मिला कि सभी का इनिशियल पॉइंट अलग अलग है लेकिन टर्मिनल पॉइंट एक है। बात समझ रहे हैं ना? तो अलग अलग केस में अलग अलग उसका पोजीशन हो सकता है, टर्मिनल का और इनिशियल का। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, अब इसके बाद में समझिए, आपको यहां पर मान लो कि एक रेखा दे दिया जाए, ठीक है, ध्यान दो, और उसके बाद में एक और रेखा यहां पर दे दिया जाए। तो आप लोग बताइए, इस केस में क्या दोनों का इनिशियल पॉइंट एक है? डायरेक्शन? अच्छा, ए से, हाँ, कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है डायरेक्शन में सब में माइनस लगा देंगे, ठीक है। सबका उल्टा लिए है तो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन में माइनस लगा देंगे, बात वही हुआ है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो इसका डायरेक्शन है, ये जो रेखा है, क्या इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक है? नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल जा रही है कि नहीं?
तो ऐसे को हम लोग समांतर सदिश कहते हैं, पैरेलल वेक्टर। क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर। इसको हम लोग कहेंगे मालूम है क्या? इनिशियल वेक्टर। इनिशियल, इसको टर्मिनल वेक्टर। क्या बोलेंगे? हाँ, इसका नाम हो गया टर्मिनल वेक्टर, इसका नाम इनिशियल वेक्टर। हाँ, याद रखिएगा, ये सारे का नाम हो गया इनिशियल वेक्टर, और इसका नाम क्या हो गया? टर्मिनल वेक्टर। ठीक है, और ये क्या हो गया? पैरेलल वेक्टर। हिंदी में क्या कहेंगे? समांतर सदिश। कोई दिक्कत? चलो, अब इसके बाद में हम लोग को समझना है कि हमारा जो ये वेक्टर है वो कितने प्रकार के होता है। ठीक है, तो कुल मिला के कहा जाएगा टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या? यानी सदिश के प्रकार। टाइप्स ऑफ वेक्टर हिंदी में क्या कहेंगे? सदिश के प्रकार। अब देखो, सदिश के प्रकार कितने प्रकार के होंगे? तो सबसे पहला जो आपको मिलेगा, सबसे पहला का नाम है शून्य सदिश। शून्य सदिश। ठीक है, देखो सबसे पहला जो वेक्टर हो गया शून्य सदिश। शून्य सदिश, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, या इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं। नल वेक्टर, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। ठीक है, अब देखो शून्य सदिश, नाम से ही आपको कुछ स्पष्ट हो रहा होगा। शून्य सदिश का मतलब क्या? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? हाँ, परिमाण जो होगा उसका जीरो होगा। अब जैसे मान लीजिए यहां पर एक बिंदु लेते हैं, इस बिंदु का कुछ लंबाई बता सकते हो? कुछ लंबाई है ही नहीं। इसका कुछ दिशा बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। तो जिस वेक्टर का ना लंबाई हो और ना ही कोई दिशा हो, ना कोई लंबाई हो और ना ही कोई दिशा हो, उसी का नाम क्या पड़ेगा? जीरो वेक्टर, यानी शून्य सदिश। क्या कहेंगे? शून्य सदिश। याद रहेगा कि नहीं? तो ये आपका पहला वेक्टर है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, तो ये जीरो वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो। ठीक है, अब यहां पर मान लो कि ये बिंदु है, तो इस ए बी को हम इसको, इसमें ए बी ना इसका इनिशियल पॉइंट पता है और ना ही इसका टर्मिनल पॉइंट पता है। क्या पता है? तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो इसका जो भी मान रहेगा वो जीरो आपका हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि यहां पर हम इसको कह सकते हैं इस प्रकार से। मान लो कि कोई वेक्टर है ए वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ? जीरो। परिमाण क्या हुआ? क्या? मान लो कि ए बी कोई वेक्टर है जिसका परिमाण क्या होगा? जीरो। ना इसका मैग्नीट्यूड होगा और ना ही इसका कोई डायरेक्शन होगा। नो मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में है दूसरे का, जिसका नाम है इकाई सदिश। क्या नाम है? इकाई सदिश। ठीक है, इकाई सदिश का एक और नाम होता है मात्रक सदिश। इकाई सदिश या मात्रक सदिश। ठीक है,
मात्रक सदिश, याद रहेगा, इकाई सदिश या मात्रक सदिश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? हाँ, याद रखना, यूनिट वेक्टर। अब देखो, इकाई सदिश, इकाई सदिश, इकाई किसको कहते हैं? वन को, इकाई वन को ही ना कहते हैं। तो एक ऐसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, एक ऐसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? वन हो, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? सबका परिभाषा लिखवाना पड़ेगा कि याद रहेगा? याद रहेगा ना। अब हर एक चीज का परिभाषा लिखोगे तो मैथ नहीं हिस्ट्री बन जाएगा। जो जरूरी था वो तो लिखवा ही दिए हैं क्या। चलो देखो, अब इसका जो सिंबल होता है, ध्यान दो, इसका जो सिंबल होता है यह ऐसे होता है, ए कैप, यानी ए टोपी। कैप मतलब टोपी ना होता है कि नहीं? ए टोपी इसका कथी हो गया? सिंबल। ए टोपी नहीं कहना अच्छा नहीं लगता है, बेचारे का इज्जत डाउन हो जाएगा। इसको कहा जाएगा ए कैप। क्या कहा जाएगा? है तो टोपी है लेकिन कैप कहा जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ए कैप कैसे होता है। तो ये कहता है कि जब किसी वेक्टर में, ठीक है, जब किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो तो वह यूनिट वेक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? तो मान लो कि यहाँ पर ए वेक्टर है। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, और ये डिवाइड कर देने से ए कैप बनता है। क्या बनता है? ए कैप। ठीक है, जब किसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से भाग दिया जाए, उसी के मैग्नीट्यूड से भाग दिया जाए, और उससे जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग इकाई सदिश यानी यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब कहोगे सर ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो आपको बता दें, मैग्नीट्यूड जो है वह एक मापांक होता है एक प्रकार का। ठीक है, ऐसे मैग्नीट्यूड, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? परिमाण। देखो, इसको सूचित किया जाता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस ऑफ, हाँ, इसको सूचित किया जाता है किसको? मैग्नीट्यूड को। किसको? तो इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले इसके लिए तो एक वेक्टर लेना पड़ेगा, और वेक्टर यहां पर आपका कुछ भी ले सकते हो, जैसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, यहां पर एक आपका मान लो कि एक कथी है? वेक्टर है, और इसका अगर हम लोग को मैग्नीट्यूड पता करना है तो आप लोग 10th क्लास में एक फार्मूला पढ़े होइएगा, मूल बिंदु से दूरी सूत्र पढ़े हो। क्या होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, यही ना होता है? तो उसी के टाइप का इसका भी होता है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू फार्मूला रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू क्या? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं? यानी मैग्नीट्यूड निकालने का कथी हो गया? फार्मूला। कथी हो गया? समझ में आया? अब इसी के स्थान पे बहुत आदमी एक्स वाई जेड के रूप में ना लेकर इसको लेते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस जेड या सी के कैप। देखो सी के कैप, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनाओगे? यहाँ पर फॉर्मूला आपका बन जाएगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यही बनेगा। समझ में आया? अब यहाँ से मान कैसे निकाला जाएगा? तो इसके क्वेश्चन का भी अपना कुछ प्रारूप होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर आ गया
2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप ठीक है। अब यहाँ पर एक आपको वेक्टर दिया गया है और इसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछा जाए तो क्या कहोगे? हाई x का मान है, हाई किसका मान है? y का, और एक किसका मान है? k कैप के बगल में अगर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। k कैप के बगल में कुछ नहीं है तो अब यहां पर क्या हो जाएगा बताओ तो? अब यहां पर हो जाएगा, मान लो कि इसको तो मानना पड़ेगा पहले, लेट a वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है। अब इसका मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है तो व्हाट, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ? तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू फॉर्मूला रूट अंदर बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बोलो होगा कि नहीं? होगा ना। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा बताओ? रूट अंदर 2 का स्क्वायर प्लस किसका? 3 का स्क्वायर प्लस किसका? 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 और 1 का स्क्वायर 13 और 1 14। तो यही आएगा आपको मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्या है? 14। समझ में आया कि नहीं? अब इसका अगर आपको इकाई सदिश ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? रूट अंदर 14 से इस वेक्टर में भाग कर देंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब है आपका यहां पर अगर कैप निकालना है ए कैप तो फॉर्मूला क्या होगा? ए वेक्टर बटा मॉडुलस ऑफ है ए वेक्टर। तो बताओ ए वेक्टर का मान क्या था? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और बटा में ये क्या है? मैग्नीट्यूड इसका क्या था? रूट अंडर 14। तो इसलिए ए कैप इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप और बटा में रूट अंडर 14। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? तो ऐसे आपको यूनिट वेक्टर निकालने आएगा कि नहीं? आ जाएगा ईमानदारी पूर्वक। एक और समझिए, मान लीजिए आपको ए वेक्टर इक्वल टू यहाँ पर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप इतना दिया हुआ है। इसका हम लोग को निकालना है मैग्नीट्यूड के साथ ए कैप यानी यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड के साथ क्या ज्ञात करना है? ए कैप। तो बताओ मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, बोलो होता है कि नहीं? यहाँ रूट अंदर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो बताओ ये क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 4 और प्लस 16 ऐड करेंगे तो रूट अंदर 21, यही ना आएगा। अब मैग्नीट्यूड तो निकल गया तो लिख देंगे इसलिए मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू रूट अंदर 21। होगा कि नहीं? अब इसके बाद में तुम नींद खींच रही है। चलो अब यहां पर हम लोग को क्या ज्ञात करना है? ए कैप। तो ए कैप का फॉर्मूला ए वेक्टर बटा मॉडुलस ऑफ है। तो ए वेक्टर का वैल्यू क्या है? आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप और बटा में रूट अंदर 21। समझ में आया कि नहीं? बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत? चलो आप लोग बताओ, यहाँ पर एक वेक्टर है 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, इसका बताओ तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा? मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 16 4 20, 20 है 1, यही आएगा। तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में जो है ऐसा बहुत आता है, 19 आएगा। चलो अच्छा, वही अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना होता तो अब इसी का हमें भाग कर देंगे। अच्छा मान लो एक और है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बताओ? रूट अंदर क्या ये सब बनाना पड़ेगा? ये तो देखते मात्र आंसर पता होना चाहिए। क्या क्लियर हुआ इतना? चलो तो
आप लोग इतना फास्ट में नोट कर लीजिए पहले, तब हम लोग आगे देखते हैं क्या। अब समय भी लगभग हो ही गया है, तो ये पूरा नोट कीजिए और इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास क्या।